Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic of the MSN, that is breast abscess. Okay, so breast abscess क्या है ये देखने से पहले हमें थोड़ा सा एनाटॉमी की तरफ जाना पड़ेगा. So breast आप जैसा कि देख सकते हो मैंने इमेज बनाई हुई है. तो ब्रेस्ट जो है वो आपका कंपोस्ट करता है मैनी पार्ट्स से. फॉर एग्जाम्पल निपल्स के बाद आपके कुछ पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. इनको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स. लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपको छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ये वाले. इनको हम लोग बोलेंगे लैक्टिफेरस साइनस. लैक्टिफेरस साइनस के बाद आपके कुछ लंबे लंबे ट्यूब्स लैक्टिफेरस साइनस से जाकर के अटैच होते हैं. इनको हम लोग बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट. एंड लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आपकी बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स अटैच होते हैं और ये लोब्यूल्स मिल करके एक बड़ी ग्लैंड बनाते हैं जिनको हम लोग मेमरी ग्लैंड बोलते हैं. मेमरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है कि वो मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क और यू कैन से डैट कि जब कोई मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उस टाइम पे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता है, राइट. मिल्क का प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया या ब्रेस्ट फीड कोई मदर नहीं करा पा रही है टाइम पे, तो मिल्क आगे चल के क्या हो जाएगा, अंदर टाइटनेस प्रोवाइड कर देगा, अंदर टाइट हो जाएगा. टाइट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. अगर ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं किया गया या इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया then it will convert into the tissue damage and pus formation in the area of the breast. ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो इस पस फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे एब्सेस. सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा एब्सेस क्या है. एब्सेस इज अ पस फॉर्मेशन. ब्रेस्ट एब्सेस मीन्स पस फॉर्मेशन इनटू द ब्रेस्ट. सो यू कैन से दैट एब्सेस मीन्स पस. Breast abscess means pus in breast. Next is secondary. Secondary to यानी कि किसकी वजह से, मेनली ये किसकी वजह से हो सकता है, ये मेनली तब हो सकता है जब ब्रेस्ट में आपके इन्फेक्शन हुआ हो. उसको हम बोल सकते हैं मैस्टाइटिस. ठीक है, तो मैस्टाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टू दी ब्रेस्ट टिश्यू. ठीक है, सेकेंडरी टू मैस्टाइटिस, राइट. इसके अलावा कॉमनली सीन इन ब्रेस्ट हर किसी के पास होता है, मेल्स के पास भी होता है, फीमेल्स के पास भी होता है, लेकिन मेनली ये आपको फीमेल्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्योंकि मदर जो होती हैं जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होता है, अगर वो टाइमली उस मिल्क को एक्सक्रीट आउट ना करवाएं या ब्रेस्ट फीड ना करवाएं देन ये एब्सेस बन सकता है. सो मेनली या कॉमनली सीन इन फीमेल्स. सीवियरिटी मॉडरेट होती है लेकिन ये कहीं ना कहीं ये आपकी सीवियरिटी बढ़ा भी सकती है अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ. सो सीवियरिटी मॉडरेट. आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या कहती है, लोकलाइज्ड पस फॉर्मेशन. एज आई टोल्ड यू कि कहीं एरिया पे पस फॉर्मेशन हुआ, ना कि एक साथ पूरे ब्रेस्ट पे. दैट्स वाई इट इज सेड टू बी लोकलाइज्ड, यानी कि किसी लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया में पस फॉर्मेशन हो गया. कहाँ पे हुआ है, ब्रेस्ट के टिश्यूज में हुआ है. सिंपली इज कॉल्ड ब्रेस्ट एब्सेस. इफ एनी पस फॉर्मेशन इनटू द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट और टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट इट विल कंसिडर्ड एज द ब्रेस्ट एब्सेस. नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज. कहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनिक इन्फेक्शन. क्रोनिक इन्फेक्शन मीन्स होता है सीवियर इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन. कहाँ पे, ब्रेस्ट के अंदर मेनली. ठीक है, मान लीजिए ब्रेस्ट के अंदर कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हुआ, उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, देन इट विल गोज टू द टिश्यू डैमेज एंड पस फॉर्मेशन इनटू द ब्रेस्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं मैस्टाइटिस. इसका तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किसी भी टिश्यू में इन्फेक्शन होने को हम एक वर्ड से जानते हैं, दैट इज मैस्टाइटिस.
इसके अलावा रिसर्च के थ्रू पता चला है कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट एब्सेस कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेस्ट एब्सेस में आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नो ब्रेस्ट फीड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर ब्रेस्ट एब्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रैक्ड निपल। क्रैक्ड निपल मीन्स होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्रैक लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ द निपल इन्फेक्शन। कोई भी निपल इन्फेक्शन की वजह से क्रैक्ड निपल हो सकता है और उस क्रैक्ड निपल की वजह से क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज मेलाइटिस। तो एज वी ऑलरेडी नो कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि डिक्रीज इम्यूनिटी हो जाती है। ठीक, इम्यून पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो डायबिटीज़ में सिर्फ ब्रेस्ट की हम क्या बात करें, कोई भी इन्फेक्शन आपको ईजिली कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं HIV एड्स। तो HIV एड्स का नाम ही है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इम्यून डिफिशियंसी हो रही है, आपकी इम्यूनिटी क्या हो रही है? डेफिसिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है और नल हो जा रही है एट लास्ट। तो HIV एड्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, सुना होगा आपने कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, बट लंग कैंसर के अलावा भी इसके अंदर क्या होते हैं? कैंसरोजेंस होते हैं, यह टिश्यू डैमेज करने की पावर होती है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं स्मोक को, तो वो आपके एयर पाइप के थ्रू ही अंदर जाता है, यानी कि चेस्ट कैविटी के थ्रू ही अंदर जाता है। तो वो इसके आसपास के ब्रेस्ट टिश्यूज़ को या आसपास के एरिया को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीवियस हिस्ट्री। इसका मतलब वो लोग जिनको पहले भी ब्रेस्ट एब्सेस हो चुका था, तो मे बी जो उनको ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है तो मे बी उनका कॉज रिपीट हो गया हो, सो दैट इज इट विल लीड टू दी ब्रेस्ट एब्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोलॉन्ग इंजरी टू दी ब्रेस्ट। किसी भी रीज़न की वजह से कोई ब्रेस्ट टिश्यू डैमेज हुआ है या किसी ब्रेस्ट टिश्यू में कोई इंजरी हुई है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू दी क्रोनिक इन्फेक्शन एंड एब्सेस टू दी ब्रेस्ट। तो ये थे हमारे सारे कॉजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं ईटियोलॉजी की वजह से, ये सारी हमारी ईटियोलॉजी हैं, इन सब की वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि डिक्रीज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? इंक्रीज स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूस अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो आपके टिश्यू इंजरी कर रहे हैं, प्लस आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, आपकी एंटीबॉडीज उनको मार रही हैं, उसकी वजह से भी आपके टिश्यूज आसपास के डैमेज हो रहे हैं। देन एट लास्ट क्या होगा? पस स्टार्ट हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन आपको साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। तो सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग ने बना ली है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सारे कॉजेस की वजह से कोई भी कॉज कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ही कर रहा है। ठीक है, ये इन्फेक्शन कंटिन्यूस अगर इंक्रीज रहता है तो आपकी इम्यून पावर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। इम्यून पावर डिक्रीज हो जाएगी तो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मल्टीप्लाई होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो वो अंदर टिश्यू डैमेज का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज़ उनको मारने के लिए कोशिश करेगी। एंड क्या होगा कि अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। एट लास्ट क्या हो रहा है? डैमेज की वजह से पस बन रहा है एंड आपको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले लो मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द टिश्यूज डैमेज, और यू कैन से दैट द पस फॉर्मेशन इनटू द टिश्यूज। तो अगर पस फॉर्मेशन आपका मेमरी ग्लैंड में हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमरी ग्लैंड जो होती है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, राइट? तो अगर मेमरी ग्लैंड में कोई पस फॉर्मेशन हो गया और वो स्प्रेड हो गया या मेमरी ग्लैंड में ही है, इट विल लीड टू द डिक्रीज इनटू द मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं वार्म इन द एरिया। तो कौन से एरिया में?
जिस एरिया में रेडनेस होगी, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका अफेक्टेड एरिया, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रेडनेस आ रही है ड्यू टू दी इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, ठीक। रेडनेस की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, वो एरिया थोड़ा सा गर्म या आप कह सकते हो वार्म हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट पेन। ऑब्वियसली अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, तो ब्रेस्ट पेन इज़ सो ऑब्वियस। इसके अलावा निपल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ये पस फॉर्मेशन आपके निपल्स तक पहुंच गया देन इट विल लीड टू द डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। हाई टेम्परेचर होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है ताकि वो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके, इसलिए आपकी बॉडी हीटेड हो जाएगी ड्यूरिंग इन्फेक्शन। नोज़िया वॉमिटिंग का भी सेम रीज़न है कि बॉडी जो है नोज़िया वॉमिटिंग फील कराती है। इसका रीज़न क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द नोज़िया एंड वॉमिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल जाते हैं, सो आपकी बॉडी क्या करती है, नोज़िया वॉमिटिंग फील कराती है। फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, रेडनेस, टेंडरनेस यानी कि टाइटनेस इनटू दी ब्रेस्ट एंड कंटिन्यूस फीवर बना रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। इसके अलावा फैटिक एंड वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया मीन्स होता है भूख ना लगना, डिक्रीज डाइटरी पैटर्न। एनोरेक्सिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन करता है। क्यों, जहाँ जितनी भी ज़्यादा ब्लड सप्लाई इन्फेक्टेड एरिया में जाएगा उतने ही ज़्यादा रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड में WBCs काउंट बढ़ चुके हैं। ओके, इसलिए आपको एनोरेक्सिया हो गया। एनोरेक्सिया हो गया तो आप खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो आपको सीधे सीधे फैटिक एंड वीकनेस फील हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आई थिंक आपको क्लिनिकल फीचर्स क्लियर हो गए होंगे और उसके पीछे का रैशनल भी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू सी द हिस्ट्री कलेक्शन। सो इन हिस्ट्री कलेक्शन हमें सबसे पहले क्या देखना है, प्रीवियस हिस्ट्री। प्रीवियस हिस्ट्री किस चीज़ की प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं, जिस चीज़ के भी कॉजेज हमें आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस इन्फेक्शन आप पूछ सकते हो कि क्या आपको इससे पहले भी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हुआ था। इसके अलावा मैस्टाइटिस की हिस्ट्री आप पूछ सकते हो। मैस्टाइटिस क्या है, व्हेन यू आर गेटिंग द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इनटू योर ब्रेस्ट टिश्यू, दैट इज द मैस्टाइटिस। इसके अलावा आप क्या पूछ सकते हो, मे बी इससे पहले अनदर एरिया में चेस्ट के आसपास कोई इन्फेक्शन हुआ हो और वो क्या हो गया हो, माइग्रेट करके आपके ब्रेस्ट में आ गया हो। इसके अलावा डायबिटीज़ या डायबिटिक पेशेंट है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो है, या HIV पेशेंट है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो है एंड यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन के बाद हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। एज ऑलवेज फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस में हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP। तो ऑब्वियसली सिम्टम्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि टेम्परेचर आपको इंक्रीज मिलेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पल्स रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन में भी डिस्टर्ब मिल सकता है। क्यों, क्योंकि आपके चेस्ट एरिया में या आपके ब्रेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो डिस्निया मे और मे नॉट भी हो सकता है और BP आपका नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा हम लोग हेड टू टू एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो हेड में आपको हेडेक हो सकता है क्योंकि आपको फीवर आया हुआ है, ठीक है। फेस जब आप एनालाइज करोगे, फेस असेस करोगे, तो फेस में आपको डलनेस देख सकते हो, आप पेलनेस देख सकते हो, येलोइश फेस देख सकते हो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो एंड डिक्रीज इनटू दी ब्लड सप्लाई में भी हो रहा है। इसके अलावा एंजाइटी भी आप देख सकते हो। वो पेशेंट या वो वोमेन जो है एंशियस होगी, उसको डर रहेगा, वो आपके उसके फेस पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा चेस्ट एरिया या ब्रेस्ट एरिया में आप देख सकते हो निपल्स में आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्वेलिंग एंड टेंडरनेस आ गई है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन। किसी लोकलाइज्ड एरिया में आपको
टेंडरनेस या आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है जहाँ पर भी पस भर गया हो। इसके अलावा डिक्रीज कह सकते हो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज देखने को मिल सकता है या मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज देखने को मिल सकता है। जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में आपको रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप पेन भी असेस कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा बॉडी में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मैमोग्राम। तो मैमोग्राम इज़ दी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एक तरह का आप कह सकते हो एक्सरे है। किस चीज़ का एक्सरे है? ये है आपका, इसको कंबाइन कर देती हूँ मैं। एक्सरे किस चीज़ का है? मेमोरी ग्लैंड्स का एक्सरे है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मेमोरी ग्लैंड का विजुलाइजेशन, मेनली मेमोरी ग्लैंड्स को हम विजुलाइज कर रहे हैं। क्यों विजुलाइज कर रहे हैं? मे बी इन्फेक्शन मेमोरी ग्लैंड में चला गया हो, मे बी पस फॉर्मेशन आपका मेमोरी ग्लैंड में हो। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सरे कर रहे हैं किसका? मैमोग्राम का या मेमोरी ग्लैंड का। ब्लड टेस्ट आप करा लोगे। ब्लड टेस्ट के बहुत सारे रीज़न हैं। सीबीसी आप कंप्लीट करा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी करा सकते हो। ठीक है, एचबी करा सकते हो, आरएच फैक्टर करा सकते हो। ठीक, डब्ल्यूबीसीज आपको पता चल जाएगा, इंक्रीज मिलेगा। और इसके अलावा आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एचबी हम क्यों कराते हैं? मान लीजिए कल को कोई बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन हो गई है तो ब्रेस्ट को कट करके हटाना पड़ेगा, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ दी सर्जरी। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना ही करना पड़ता है इफ़ नीडेड। ठीक है, तो एचबी लेवल आपको चेक करना है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर ये प्रॉब्लम किसी प्रेग्नेंट वुमेन में हुई है या प्रेगनेंसी के बाद हुई है तो हो सकता है कि मदर का ब्लड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। WBC's काउंट आपको इंक्रीज मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्लड के अंदर इस टाइम पे, वो आप देख सकते हो। तो मोस्ट कॉमनली मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट एब्सेस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आपका USG, दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी। मे बी अंदर इंजरी की वजह से, टिश्यू इंजरी की वजह से या एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे ये पता करने के लिए कि कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है ब्रेस्ट में। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अगर आपको ये फाइंड आउट होता है कि देयर इज सम एबनॉर्मल ग्रोथ इनटू दी ब्रेस्ट, देन आप MRI कराओगे। सो MRI क्या पता करेगा कि कितना डीप या कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है अंदर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर। ठीक है, इसके अलावा जब आपने MRI करा दिया, आपको पता चल गया कि हाँ इतना डीप टिश्यूज़ ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बायोप्सी करा लोगे। बायोप्सी से आपको पता चलेगा कि किस टाइप का कैंसर है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर वो होता है जो आसपास के एरिया में स्प्रेड नहीं होता, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर सीरियस कंडीशन है, वो आपके आसपास के टिश्यूज़ को जल्दी 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 ऑक्यूपाई कर लेती है। इसके अलावा लास्ट आ जाते हैं आपका जनरल मैनेजमेंट देख लेते हैं। जनरली आपको क्या करना है? वाइटल साइंस चेक करते रहना है। क्यों? क्योंकि वाइटल साइन आपकी जनरल कंडीशन बताता है कि बॉडी की इस टाइम कंडीशन क्या चल रही है। इसके अलावा हॉट कंप्रेशन आप दे सकते हो उनको। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हॉट कंप्रेशन, हॉट वाटर बॉटल से सिकाई करवा सकते हो या हॉट वाटर, डायरेक्ट वाटर से आप उनके ब्रेस्ट को सेक सकते हो टू डिक्रीज द पेन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लीप एंड रेस्ट। तो स्लीप एंड रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिकवरी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितना भी हम रेस्ट लेते हैं या जितना भी हम स्लीप करते हैं उस पीरियड में हमारे सेल्स की जो इंजरी की रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट हम लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी देना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ड्रग थेरेपी दे सकते हो। कंफर्ट डिवाइसेस दे सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा पिलो। उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो लेट नहीं पा रही हैं, तो उनको आप एक्स्ट्रा पिलो, या ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट वगैरह आप दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम ड्रग थेरेपी करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी सिफ्लैक्सिन, ये एक तरह की एंटीबायोटिक थेरेपी है। 7 से 10 डेज आप ओरली दे सकते हो। BT मीन्स 2 टाइम्स अ डे आप ये थेरेपी दे सकते हो। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को डिक्रीज करती है।
इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, या तो आप ये वाली ड्रग दोगे या तो आप ये वाली ड्रग दोगे, ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर या ड्रग जो आपकी डोज सेट कर रहे हैं डॉक्टर्स उनके ऊपर, ठीक। तो एरिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हो, इसकी जगह आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। इसका भी सेम फंक्शन है कि ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ को डिक्रीज करती है। इसके अलावा पेनिसिलिन आप तब दोगे जब स्ट्रेप्टोकोकस का प्रेजेंस होगी आपके ब्लड के अंदर या आपके टिश्यूज़ के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस की जगह पे के टाइम पे आपको पेनिसिलिन जी प्रोवाइड करनी है। ये थे आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी एनाल्जेसिक थेरेपी। एनाल्जेसिक मीन्स होता है पेन किलर्स। तो बहुत ज़्यादा पेन अगर इंक्रीज़ हो गया है और आपके हॉट कंप्रेशन से वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इब्यूप्रोफेन टैबलेट देनी है। डिपेंड करता है किस किस टाइम पे पेन हो रहा है। अगर मॉर्निंग में हो रहा है तो आप मॉर्निंग में दे सकते हो, नाइट में हो रहा है तो आप नाइट में दे सकते हो। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी पेन। PCM दे सकते हो, इट इज़ एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स होता है जो फीवर को डिक्रीज करने के लिए ड्रग देते हैं, डेट इज़ नोन एज एंटीपायरेटिक थेरेपी। तो मोस्ट कॉमनली हम पैरासीटामोल फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे पैरासीटामोल फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा टैबलेट एमसेट, डेट इज़ योर एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक मीन्स होता है वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो भी ड्रग हम देते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है एमसेट टू डिक्रीज द वॉमिटिंग। एंड नेक्स्ट we are going to see the surgical management. So in surgical management mainly एक जगह पे पस फॉर्मेशन हो गया है या पस फिल्ड अप हो गया है, इसमें हमें क्या करना है, निडल एस्पिरेशन करना है। तो निडल एस्पिरेशन एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि निडल को इंसर्ट कर रहे हैं। कौन से एरिया में इंसर्ट करेंगे, जहाँ पर भी पस फॉर्मेशन हुआ है, ओके। बट सिंपली हमें निडल इंसर्ट नहीं करनी है, we are using the ultrasonography. Under the visualization of the ultrasonography we have to do this procedure, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड हम साथ ही में करेंगे, उसी के साथ हमें पता चल जाएगा कि क्या ये निडल सही जगह पे जा रही है या नहीं जा रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये निडल एक सिरिंज से अटैच रहती है और सिरिंज को हमें क्या करना है, प्लंजर को पीछे की ओर खींचना है। इससे क्या होगा कि जितना भी पस है वो आपके सिरिंज में आ जाएगा एंड देन क्या करना है, उसे डिस्कार्ड कर देना है। इसी तरह से हम पस को एक्सट्रैक्ट यानी कि ब्रेस्ट से बाहर ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले वाइटल्स एज ऑलवेज हम हमेशा चेक करते रहेंगे। कंफर्ट पोजीशन और कंफर्ट डिवाइसेस का स्पेशली आपको देखना है कि क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिक्रीजिंग द इन्फेक्शन। ऑलरेडी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो अदर इन्फेक्शन भी ईजिली उनको लग सकते हैं। इसके अलावा डाइट प्लान आपको देना है, तो उनको खाने पीने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या करना है, ऑलरेडी उनको नॉजिया वॉमिटिंग हो रही है तो आप उनको लिक्विड डाइट दे सकते हो, ईजिली डाइजेस्टेबल डाइट दे सकते हो, जैसे कि दलिया हो गया और कोई भी ओट्स हो गए, दाल का पानी, जो भी कंफर्टेबल है वो आप दे सकते हो। इसके अलावा आपको प्रोवाइड करना है रेस्ट एंड स्लीप, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेडिकेशन टाइमली देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिसिन स्किप हो गई और इन्फेक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहा। देन प्रॉपर सर्जरी आपको करवानी है। सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले या सर्जरी से पहले आपको रिलेटेड टू सर्जरी ईच एंड एवरीथिंग पेशेंट को बताना है कि सर्जरी क्यों हो रही है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितना मनी उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितने टाइम में ये सर्जरी उनको ठीक कर सकती है। इससे क्या होगा कि पेशेंट को इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, वो सर्जरी कराने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे और उनकी जो टेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी रिगार्डिंग सर्जरी। इसके अलावा प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। सर्जरी से पहले आपको कंप्लीट प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, कंसर्न पे साइन करवाना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि अगर प्रोसीजर आप उनको नहीं समझाओगे तो उनकी एंजाइटी कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहेगी। गाइडेंस एंड रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाइडेंस, रेस्ट और काउंसलिंग आपको उनको देनी है रिगार्डिंग द हेल्थ एजुकेशन ऑफ द डिजीज़।
हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन बता ही चुकी हूँ। फॉलो अप केयर आपको बतानी है कि अगर वो यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको करनी होगी, कितनी बार डॉक्टर्स को दोबारा विजिट करना होगा और कितनी मेडिसिन कब तक लेनी होगी। इसके अलावा लास्ट है आपका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में आपको अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन हमें भाई बचाना है, ठीक है, आगे दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आपको बताना होगा कि अर्ली डिटेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्ली डिटेक्शन का मतलब ये है कि चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पेशेंट है, चाहे आप हो, हर 6 मंथ में होल बॉडी चेकअप होना चाहिए, जिससे कोई भी डिजीज़ अगर बॉडी के अंदर अराइज हो रही है तो उसका पहले से ट्रीटमेंट हम करा सकें। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द मैस्टाइटिस, अगर मैस्टाइटिस जैसी कंडीशन है वो आगे चल के आपके ब्रेस्ट एब्सेस में कन्वर्ट हो सकती है, तो मैस्टाइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है 6 मंथ कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को बोलना है कि आपको 6 महीने तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आगे चल के जो मिल्क है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो सकता है, वहाँ पे टाइटनेस कर सकता है, वहाँ पे ब्लॉकेज कर सकता है और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। लास्ट आता है आपका कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस तभी बढ़ जाएंगे, तभी बढ़ेंगे जब आप प्रिवेंशन फॉलो नहीं करोगे या आप पेशेंट की देखभाल या पेशेंट खुद की देखभाल नहीं करेगा। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ब्रेस्ट रिमूवल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी पेशेंट का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया है। सो ब्रेस्ट रिमूवल में आप इसकी फिजिक देख सकते हो कि किस तरह की पेशेंट लग रही है। अब ये प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं कर सकती, ये अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो डैमेज फिजिकल इमेज, फिजिकल इमेज यानी कि उसकी जो फिजिक है, जो उसकी बॉडी थी, जो उसका फिगर था, वो डैमेज हो गया। इसके अलावा ये इन्फेक्शन अगर नहीं रुका तो ये क्रोनिक या सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द breast abscess. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.